दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री की एक और बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा मूवी जो आपको लास्ट तक बांधे रखती है। इस मूवी में हम देखते हैं एक अंधी लड़की का रेप हो जाता है और अपराधी पुलिस के सामने होते हुए भी वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि लड़की अंधी होती है। तो कैसे उस लड़की को इंसाफ मिलता है ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा एंड आई एम श्योर ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक लड़की के घर पर पुलिस आती है और ये पता चलता है उस लड़की के साथ किसी ने रेप किया है और वो लड़की ब्लाइंड है। पुलिस सीधा उस लड़की को जांच के लिए ले जाती है और वहाँ डॉक्टर सैंपल्स लेने के बाद उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब इसके बाद उस लड़की को वहाँ की एक पब्लिक लॉयर के पास लाया जाता है जो लड़की का यह केस तैयार करती है और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है और उसके साथ क्या क्या हुआ है वो पूरी बात लॉयर को बता देती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लड़की तो ब्लाइंड है तो वो अब गुनाहगार को पहचानेगी कैसे। और सुबह को पुलिस फिर से उनके घर पर आ जाती है और हम देखते हैं सारा ने उसके साथ दुष्कर्म करने वाले लड़के की एक मूर्ति तैयार की है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो वो इसके बारे में सारा के पिता मोहम्मद से पूछते हैं क्या ये सचमुच तुम्हारी बेटी ने बनाई है। तो वो बताता है कि हाँ सारा को मूर्ति बनानी आती है जो कि उसने आंखें जाने से पहले सीखा था। लेकिन यहाँ पुलिस वाला पूछता है कि सारा ने कुछ देखा ही नहीं तो ये उसने बनाया कैसे। सारा कहती है सर मैं हाथों से छूकर भी मूर्ति बना सकती हूँ और जब वो मेरे साथ गंदा काम कर रहा था तो मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा छूकर देखा था। इसके बाद मोहम्मद बताता है सर ये लड़का इस घटना से पहले हमारे पास पड़ोसी का एड्रेस पूछने के लिए आया था। तब पुलिस वाला उसके पड़ोसी विनोद से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि सर वो मेरा अच्छा दोस्त है और उसका नाम माइकल है और वो बस मुझे अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया था जो कि आज जा ही रहा है। तब पुलिस वाले जल्दी से जाकर माइकल को एयरपोर्ट से ही उठा लाते हैं। इसके बाद अब कई सारे लड़के को सारा के सामने खड़ा कर दिया जाता है ताकि सारा इनका चेहरा छूकर इन्हें पहचान सके और सारा सबके चेहरे को छूकर पहचानने की कोशिश कर रही है। तभी माइकल के चेहरे को छूते ही वो उसे जोर से चांटा लगाती है और कहती है कि यही वो लड़का है। अब इधर पुलिस वाले लड़के पर कार्रवाई करते हैं और ये खबर हर न्यूज चैनल पर चल जाती है कि एक ब्लाइंड लड़की के साथ जिसने रेप किया है वो पकड़ा गया है, उसका नाम माइकल जोसेफ है। ये सब न्यूज मोहम्मद और उसकी बीवी भी सुन रहे थे और हम देखते हैं कि इसी न्यूज को सुनने के बाद एक औरत अपने बेटे से कहती है कि ये तो उसके कर्मों की सजा है जो उसे मिल रही है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद की पहली पत्नी है जिससे इसे 2 बेटे हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर जोसेफ और उसकी पत्नी सीधा अपने बेटे को बचाने के लिए निकलते हैं और अब ये माइकल से मिलते हैं तो उसे खूब डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, जिससे तेरी शादी होने वाली है वो लड़की क्या सोचेगी। लेकिन माइकल को तो अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आती, वो उल्टा उन्हें आंखें दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब माइकल की माँ अपने पति से कहती है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो और क्रिस्टोफर भी माइकल को बचाने के लिए वहाँ के जाने माने वकील राजशेखर को बुला लेता है जिसके साथ उसकी बेटी पूर्णिमा भी आती है जो कि खुद भी राजशेखर की तरह ही एक फेमस वकील थी। अब ये सारा मैटर क्रिस्टोफर राजशेखर को बताते हैं कि अगर माइकल को बेल न मिली तो उसकी शादी का क्या होगा। और यहाँ राजशेखर कहता है कि तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब सेट कर दूंगा। साथ ही वो बताता है कि मैंने रिसर्च की है कि उस लड़की के बाप ने 2 शादी की है जिसमें पहले से उसे 2 बेटे हैं और हम उसी चीज को मुद्दा बनाएंगे। और वो मोहम्मद के दोनों लड़कों को अपने पास बुला लेता है और फिर कहता है कि हम तुम्हें काफी मोटा पैसा देंगे, बस तुम अपने बाप को ये केस वापस लेने के लिए समझा लो। इसके बाद दोनों लड़के मोहम्मद के पास जाकर किसी तरह उन्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं कि हमें सारा की चिंता है और इस केस से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि माइकल एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का है और आप उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि अगर आप चाहो केस वापस लेने के बदले वो आपको पैसे भी देने के लिए तैयार है जिससे ये मामला यही दब जाएगा। ये सुनते ही सारा अपने सौतेले भाइयों पर भड़क जाती है कि हमें कोई सेटलमेंट नहीं करना है। उसके बाद ये दोनों भी सारा को सुनाने लगते हैं जिसके बाद मोहम्मद दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फिर ये दोनों सीधा राजशेखर को फोन करते हैं और पूरी बात उन्हें बताते हैं। तब राजशेखर कहता है कि तुम ऐसा करो, वहाँ मीडिया वाले को बुला लो ताकि लड़की की बदनामी हो और इस बदनामी के डर से वो अपने आप ही पीछे हट जाए। अब वो लड़के ऐसा ही करते हैं और मीडिया वाले सारा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और ये न्यूज पुलिस वाला देखकर मोहम्मद से कहता है कि मीडिया तुम्हारे घर के बाहर कैसे आ गई, इनसे तुम दूर ही रहना क्योंकि अब ये केस राजशेखर के हाथ में है जो कोई भी मुद्दा उठाकर तुम्हें ही फंसा सकता है। अब अगले दिन सारा का केस शुरू होता है और यहाँ पर सब लोग राजशेखर को देखने के लिए आते हैं और यहाँ राजशेखर अपनी पहली दलील पर सारे पॉइंट रखकर बात को ही घुमा देता है कि जब वो लड़की ब्लाइंड है तो उसने वो मूर्ति कैसे बनाई। तब जज सारा के वकील से भी सवाल करते हैं तो यहाँ वकील राजशेखर को सामने देखकर डर के मारे हड़बड़ाने लगता है, वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। दूसरी तरफ राजशेखर एक के बाद एक पॉइंट बताता चला जाता है जिसको देखकर ऐसे लग रहा था कि ये केस राजशेखर पहली हियरिंग में ही जीत जाएगा। तब सारा का वकील कहता है कि एविडेंस तो अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। तब राजशेखर कहता है कि कैसे सबूत, क्योंकि जांच में तो लड़के का सीमेन भी नहीं पाया गया है। इसके बाद कोई भी सबूत ना होने के कारण जज माइकल को बेल भी दे देते हैं और उनका वकील बस देखता ही रह जाता है। अब घर पर सारा माइकल की बेल से उदास थी और उधर माइकल राजशेखर के साथ बैठा था जहां राजशेखर उससे डिटेल में पूछता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था।
यानी राजशेखर जानता था कि माइकल ने जुर्म किया है, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में वो उसे बचा रहा था। इसके बाद राजशेखर और पूर्णिमा साथ में खाना खा रहे थे और इसी केस पर बात भी कर रहे थे। यहाँ सच जानकर पूर्णिमा कहती है कि ऐसे बंदों को तो सच में सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन राजशेखर कहता है कि उसे कोई सजा नहीं दिलवा सकता क्योंकि वो उसका बाप बहुत अमीर है, वो कोई और अच्छा वकील ले जाएगा। इधर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो मोहम्मद के पास बैठा था और वो कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये केस बंद करने के लिए दबाया जा रहा है। साथ ही पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हारे पास कई सारे वकील भी ये केस लेने के लिए आएंगे, पर तुम किसी को भी हाँ मत करना क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं ताकि इस केस से वो लाइमलाइट में आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि राजशेखर खुद ही उन्हें तुम्हारे पास भेजे ताकि उसे आसानी से हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले की बात सही थी। मोहम्मद से मिलने के लिए कई सारे वकील आते हैं जो उसे कहते हैं कि हम ये केस पहली हियरिंग में ही निपटा देंगे, लेकिन मोहम्मद पुलिस वाले के कहने से ये केस किसी को भी नहीं देता। अब एक दिन पुलिस वाला कहीं जा रहा होता है तो वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आहना होता है और वो सोशल केस पर काम करती थी। साथ ही आहना पुलिस वालों को भी काफी अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उनकी अच्छी दोस्त भी थी। तब पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त विजय मोहन कहाँ मिलेगा, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। फिर ये दोनों विजय मोहन से मिलने के लिए उनके घर पर चले जाते हैं। अब जब घर पर विजय मोहन उस केस के बारे में सुनता है तो वो उसे लड़ने से ही मना कर देता है। असल में विजय मोहन ने कुछ सालों से केस लड़ना छोड़ दिया है, तो वो कहता है मैं कोई भी केस को कैसे जीतना है सब कुछ भूल चुका हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। तब वो लड़की आहना कहती है कि अच्छा बस आप एक बार मेरे साथ चलिए, उसके बाद वही होगा जैसा आप डिसाइड करेंगे। और फिर ये दोनों उसे सारा के पास ले जाते हैं। पहले तो विजय मोहन बात करने में हिचकता है, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो उससे बातें करता है। सारा कहती है कि सर प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। सारा की बात सुनने के बाद विजय मोहन भी ठान लेता है कि अब वो ये केस कैसे भी करके लड़ेगा। अगले दिन मोहम्मद पुलिस वालों से पूछता है कि आप जिस आदमी को लेकर आए हो वो ये केस जीत भी पाएगा या नहीं। पुलिस वाला कहता है कि जिस आदमी को मैं लेके आया हूँ वो लॉ में सबका बाप है। तब मोहम्मद पूछता है तो इतने सालों से उन्होंने कोई केस क्यों नहीं लड़ा है, जिस पर आहना बताती है कि विजय मोहन शुरुआत में जब वकील बने थे तो वो राजशेखर के अंडर ही काम करते थे और जूनियर लॉयर बनकर केस लड़ते थे और जीतते भी थे। जिसके बाद राजशेखर की बेटी पूर्णिमा भी वहां पर ज्वाइन हुई तो इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। विजय मोहन तेजी से केस जीतते जा रहे थे जो कि राजशेखर की आंखों में चुभने लगा। फिर एक दिन जरूरी केस के डॉक्यूमेंट विजय मोहन से कहीं खो गए। इसके बाद उन्हें काउंसिल से 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और कुछ टाइम बाद पता चला कि डॉक्यूमेंट गायब करने के पीछे राजशेखर का ही हाथ था। और इससे पूर्णिमा भी विजय मोहन से दूर हो गई और किसी बड़े वकील से शादी कर ली। और अब 5 साल बाद उन्होंने फिर से कोर्ट को ज्वाइन किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें दबाने में लगे हैं ताकि ये किसी से आगे ना निकल जाए। इसके बाद हम विजय मोहन को देखते हैं जो कि इस केस के बारे में ही सोच रहा था और वो न्यूज पर राजशेखर को देखता है जो मीडिया से कह रहा था ये केस तो बस पैसा ऐंठने के लिए ऐसे ही किया हुआ केस है। और फिर अगले ही दिन विजय मोहन केस से जुड़े हुए सबूत ढूंढने में लग जाता है और वह हर चीज को बड़े बारीकी से चेक करता है। इसके बाद जब विजय मोहन उस स्टेचू की फोटो पुलिस वाले से मांगता है तो वो देखता है कि उसमें तो एक भी फोटो नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि फोटो तो इसी में थी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी आया है उसी ने ये काम किया है। अब सारा के केस की तारीख भी आ जाती है। विजय मोहन तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाता है जहां पर आहना अपनी छोटी बहन को लाती है जो कि अभी अभी लॉयर बनी है। विजय मोहन को कहती है कि सर अब से ये आपको असिस्ट करेगी। और अब ये केस शुरू होता है जहां पर सबसे पहले सारा की नौकरानी सीमा को कटघरे में बुलाते हैं। वहाँ सीमा बताती है कि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन मालिक और उनकी बीवी कहीं बाहर शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, इसलिए मैं बाहर से गेट को लॉक करके बैंक चली गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई देखा कि सारा की तो बहुत बुरी हालत थी, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि उसके साथ किसी ने बुरा काम किया है। मैंने जल्दी से पुलिस को बुला लिया और मालिक भी तब तक आ गए थे। इसके बाद राजशेखर क्रॉस सवाल सीमा से करता है और उसको अपने सवालों में घुमाने लगता है और फिर वो कहता है कि तुम बैंक क्यों गई थी। तब सीमा कहती है कि मेरे घर के लोन के लिए, क्योंकि मोहम्मद का एक दोस्त बैंक में है और इन्हीं के कहने पर मुझे लोन भी मिल रहा है। तब राजशेखर बात को घुमाता हुआ सीधा सारा शक मोहम्मद पर ही दिलवा देता है कि क्या पता मोहम्मद ने ही अपनी बेटी का रेप किया हो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अब विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है और जज बाकी के सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। सबके बाहर जाने के बाद सारा की माँ से पूछताछ शुरू होती है। विजय मोहन पूछता है कि आपने माइकल को पहले कहाँ देखा था। वो बताती है कि 26 तारीख की शाम को ये लड़का एड्रेस पूछने के लिए आया था और उस वक्त हम आपस में शादी में जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद वो अपने दोस्त के एड्रेस पर चला गया। ये सुनते ही विजय मोहन कहता है यानी कि माइकल ने पहले सारा को देखा और उसके साथ ही आपकी बातें भी सुन ली और आप बाहर जाने वाले हैं ये सब भी उसने सुन लिया, जिसके बाद उसने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन अब बारी आती है राजशेखर की, जो
जो सारा की माँ से अपने तीखे सवाल शुरू कर देता है कि तुमने एक शादीशुदा आदमी से शादी की है, इससे बुरा और क्या ही होगा, तुमने भी तो किसी का घर तबाह किया है। फिर वो पूछता है कि सारा मोहम्मद की सगी बेटी है या नहीं, और वो बताती है कि नहीं, सारा के पैदा होने के बाद मैंने मोहम्मद से शादी की थी। ये सुनकर राजशेखर कहता है वो भी इसलिए क्योंकि मोहम्मद आपके पति से ज्यादा अमीर था। तुम्हारा काम है अमीर आदमियों को ठगना, और यही काम तुम अपनी बेटी के जरिए करवा रही हो। ये सुनकर सारा की माँ रोने लगती है। इसके बाद मोहम्मद को कटघरे में बुलाते हैं। यहाँ राजशेखर फिर से अपने घिनौने सवाल उससे पूछने लगता है। मोहम्मद को बातों में फंसाकर कहता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा था मोहम्मद, अपनी बीवी को शादी में छोड़कर तुम ही अपने घर आए थे ना, और खुद अपनी बेटी के साथ ये गंदा काम किया है। ये सुनकर मोहम्मद भी रोने लगता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब केस अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। शाम को विजय मोहन सारा से मिलता है और उसे बताता है कि कल कोर्ट में राजशेखर तुमसे भी सवाल करेगा और तुम्हें पटांग सवाल में फंसाने की कोशिश भी करेगा, इसलिए सवाल को सही से समझना और सही से ही जवाब देना। नहीं समझ में आया तो कह देना कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया है, नहीं तो चुप हो जाना, बाकी मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा। अब अगले दिन सारा को कटघरे में बुलाया जाता है और सबसे पहले सवाल यही होता है कि तुम ब्लाइंड कैसे हो गई। इस पर सारा कहती है कि आंखों की नसों में जो ब्लड सप्लाई होता था वो बंद होने के कारण मेरा ये हाल हुआ है। फिर विजय मोहन पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि उस दिन जब घर पर कोई नहीं था और मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकली, किसी ने मेरे टॉवल को खींच दिया और फिर मुझे बेड पर गिराकर जान से मारने की धमकी दी और डर के मारे मैं चुप हो गई। इसके बाद उसने मेरे साथ गंदा काम किया। अब राजशेखर सारा से सवाल पूछता है कि तुमने ये मूर्ति बनाना किससे सीखा, तो वो बताती है कि मेरे पापा से। फिर वो पूछता है कि तुमने उस लड़के की मूर्ति कैसे बना लिया, वो भी बिना उसका चेहरा देखे। तो सारा बताती है मैंने उस लड़के का चेहरा अपने हाथों से छुआ था, लेकिन राजशेखर तो एक पेशेवर और बहुत बड़ा वकील था। वो यहाँ पर भी बीच बीच में मोहम्मद को ही घुमाकर लाने की कोशिश करता है और कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारे साथ ये किया हो, लेकिन यहाँ विजय मोहन तो सारों को पहले से ही तैयार करके लाया था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। तो राजशेखर थोड़ा खिंच जाता है और खींचकर कहता है कि बड़ी अजीब लड़की है जो अपने साथ जो ऐसे दुष्कर्म के दौरान उसका चेहरा छूकर देख रही थी और दुष्कर्म के बाद भी कैसे निडर होकर कोर्ट में खड़ी है। लेकिन उल्टा विजय मोहन राजशेखर को ही सुनाकर चुप करा देता है। इसके बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो अहाना कहती है कि हम सारा के लिए एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं ताकि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब अगली तारीख पर जहाँ विजय मोहन ने माइकल के दोस्त जो सारा का पड़ोसी है उसे गवाही देने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ वो लड़का विजय मोहन के सवालों से डर जाता है और माइकल के उसके घर से निकलने की डेट गलत बता देता है, जिससे प्रॉपर सबूत न मिलने के कारण तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। और अब सोशल मीडिया पर कैंपेन के कारण हर जगह न्यूज चलने लगती है, जिससे सभी ब्लाइंड लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। लड़के की गलती को लेकर डिबेट शुरू हो जाती है। अब हम माइकल को देखते हैं जो बेल पर आराम से एंजॉय कर रहा था। तभी उस पर उसकी होने वाली बीवी का फोन आता है और वो कहती है कि तुम्हारी न्यूज के कारण हमारी शादी होगी भी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। और माइकल भी जब सोशल मीडिया पर देखता है तो हर कोई हर जगह उसे गाली दे रहा था, इसलिए वो गुस्से में सीधा सारा के घर पहुंच जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि ये केस वापस ले लो वरना इससे भी बुरा होगा। अगले दिन पर राजशेखर को एक काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसकी जगह ये केस अब पूर्णिमा लड़ने आ जाती है। अगले दिन ये मुद्दा विजय मोहन कोर्ट में छेड़ देता है। ये लड़का जब तक बाहर रहेगा सारा की फैमिली सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ जज कहते हैं कि तुम्हारे पास केस को लेकर कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद लाइन से केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाया जाता है। सबसे पहले उस डॉक्टर से पूछताछ होती है जिसने सारा की जांच की थी। वो डॉक्टर बताती है जांच के दौरान सीमेन नहीं मिला था, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चला। वहीं जब पुलिस वाले को कटघरे में बुलाते हैं वो बताता है वो जो मूर्ति सारा ने बनाई थी हमने उसकी हर तरफ से फोटो ली थी क्योंकि वो कभी भी टूट सकती थी, लेकिन बाद में मुझे इस केस से हटा दिया गया। तब पूर्णिमा भी पुलिस वाले से सवाल करती है और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा देती है कि आपको भी पता था कि जिस पर आरोप लगे हैं उसकी शक्ल मूर्ति से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए आपने उन फोटो को डिलीट कर दिया है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि जब मैंने ये केस दूसरे ऑफिसर को दिया था तो वो फोटो उसी फाइल में थी, लेकिन वो फोटोज अब कहाँ गई मुझे नहीं पता। और हम देखते हैं ये सुनते ही पुलिस वाला गर्दन नीचे कर लेता है, यानी कि ये काम उसी नए पुलिस वाले का था जो अब उस केस को हैंडल कर रहा था। फिर पूर्णिमा कहती है कि अच्छा ये बताइए जब लड़की ने वो मूर्ति बनाई तो वो आपके सामने थी क्या? तो वो कहता है नहीं, जिस पर पूर्णिमा कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि ये मोहम्मद ने इस लड़के को फंसाने के लिए बनाई हो। अब इसके बाद दूसरा पुलिस वाला बयान देता है कि मुझे जब ये केस मिला तो उसमें फोटो थी ही नहीं और ये केस यहाँ पर फिर से उलझ जाता है। इसके बाद इन्हें अगली तारीख मिल जाती है। अब विजय मोहन अपनी फ्रेंड अहाना से कहता है माइकल का फोन किस दिन कहाँ था, उस दिन की सब डिटेल्स निकालकर मुझे पता करके बता। और अब ये लोग माइकल उस दिन कहाँ गया था सब जगह से उसकी फोटोज निकाल लाते हैं। साथ ही एक रेस्टोरेंट जहां माइकल अपने दोस्त के साथ गया था वहां के एम्प्लॉय को भी रेस्टोरेंट की फोटोज दिखाने के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर एक बड़ी शॉकिंग चीज होती है
क्योंकि हम उस वीडियो फुटेज में देखते हैं माइकल तो उस टाइम रेस्टोरेंट में ही था जब सारा के साथ दुष्कर्म हुआ था। ये देखकर विजय मोहन के भी होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर जब विजय मोहन माइकल की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि ये सब उसी का किया धरा था। इसके बाद विजय मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब वो शांति से बैठकर उस फुटेज को देखता है तो वहाँ उसे कुछ मिलता है। फिर अगले दिन वो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के पास जाते हैं जहाँ पुलिस वाला उसे गुस्से में कहता है कि तूने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है, या तो सच बता दे नहीं तो उसकी सजा 7 साल की कैद है। और वो लड़का डर के मारे कहता है कि सर मैंने डर के मारे ऐसा किया था, और वो सारी बात उन्हें बता देता है। अब अगली तारीख पर कोर्ट में उस आदमी को बुलाया जाता है और यहाँ विजय मोहन उस फुटेज को दोबारा प्ले करता है और कहता है कि इस वीडियो फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि मिरर में देखा जाए तो वहाँ किचन में कुछ बर्तन होते हैं जो कुछ समय बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस वीडियो को एडिट किया गया है और इसमें इनका साथ इस आदमी ने दिया है। फिर वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे राजशेखर ने कहा था, और फिर वो एक वीडियो और दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे राजशेखर उस आदमी से वो वीडियो एडिट करवा रहा था। और ये आदमी कहता है कि मुझे पता था कि ये लोग कभी भी अपनी बात से मुकर सकते हैं, इसलिए अपने बचने के लिए मैंने पहले ही ये वीडियो बना ली थी। अब सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए राजशेखर पर इंक्वायरी बैठ जाती है और उसे इस केस से हटा भी दिया जाता है। इसके बाद हर जगह हर न्यूज चैनल पर राजशेखर की बदनामी हो जाती है। इधर हम आहना को देखते हैं जिसे माइकल से रिलेटेड कुछ पता चलता है। अब अगली तारीख पर राजशेखर की जगह पूर्णिमा ये केस लड़ने के लिए आ जाती है। हालांकि साथ में राजशेखर भी था, पर इंक्वायरी के दौरान वो अब इस केस को नहीं लड़ रहा था। यहाँ पूर्णिमा माइकल के मोबाइल में जो सिम था उसके ऑपरेटर को कटघरे में बुला लेती है कि 27 तारीख को माइकल की लोकेशन कहाँ दिखा रहा था। तो वो बताता है 27 तारीख को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये सिम तिरुवनंतपुरम के अंदर था। पूर्णिमा कहती है यानी जब सारा के साथ रेप हुआ तो माइकल तो वहाँ पर था ही नहीं। तभी विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को कटघरे में बुला लेता है और पूछता है कि 27 तारीख की सुबह तुम कहाँ थे। तो वो कहता है मैं अपने घर पर ही था। तब विजय मोहन कहता है कि तुम्हारा नंबर और माइकल का नंबर 27 तारीख को एक साथ ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है, ऐसा क्यों? जिसको सुनकर ड्राइवर डर जाता है। पूर्णिमा भी सवाल करने लगती है और ड्राइवर को इशारा करके कहती है कि बस हाँ कहो, और वो ये प्रूफ कर देती है उस दिन ड्राइवर माइकल की कार में ही अपना फोन रखकर भूल गया था, जिसकी वजह से माइकल और ड्राइवर का फोन साथ में ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद विजय मोहन दोबारा ड्राइवर के पास आता है और कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक और प्रूफ है, उस दिन माइकल नहीं तुम कार चला रहे थे। और विजय मोहन कहता है कि वो प्रूफ हमारे पास कल तक आ जाएगा और जज उसे कल की तारीख दे देते हैं। अब अगले दिन पूर्णिमा माइकल के दोस्तों को बुलाती है जिनसे कल 27 तारीख यानी सारा के साथ जब ये कांड हुआ तब मिलने गया था, और सब लोग आकर यही गवाही देते हैं कि हाँ उस दिन तो माइकल हमारे साथ में ही था और हम सब ने खूब एंजॉय किया। लेकिन यहाँ विजय मोहन इन सब से सवाल जवाब करने लगता है कि ये बताओ कि माइकल ने क्या पहना था और वो गाड़ी कौन सी है जिससे माइकल आया था, और ये सब लोग आपस में कंफ्यूज होने लगते हैं। फिर विजय मोहन कहता है कि इन सब से ऊपर मेरे पास एक एविडेंस है, और वो माइकल की कार 27 तारीख को 12 बजे जिस कार के आगे से गुजरी थी उसका डैश कैम फुटेज जज को दिखा देता है, जिसमें वो कार माइकल नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। यहाँ ये भी प्रूफ हो जाता है कि अब तक माइकल झूठ बोल रहा था। साथ ही विजय मोहन एक और रेप केस के डॉक्यूमेंट जज को दिखाता है। ये भी कहता है कि माइकल पर एक रेप केस पहले भी फाइल हुआ था, लेकिन उसने पैसों की पावर से उसे दबा दिया था और इन सब के बारे में आहना ने ही पता लगाया था। पूर्णिमा कहती है लेकिन इससे ये साबित नहीं होता हमारा क्लाइंट ही दोषी है। और ये सब सुनने के बाद जज आखिरी सुनवाई की तारीख दे देते हैं। अब मोहम्मद विजय मोहन से मिलता है और पूछता है कि जब आपने सारे सबूत दे दिए हैं तो जज ने उसे सजा क्यों नहीं दी। इस पर विजय मोहन बताता है कि हमारा कानून ही ऐसा है, हमें इन सबूतों को मिलाकर माइकल को गिल्टी साबित करना होगा, और सारा जो मेन विक्टिम है लेकिन वो ब्लाइंड है इसलिए उसे पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ दिन बाद फाइनल हियरिंग का टाइम आता है और यहाँ विजय मोहन पूरी कहानी जज को बताना शुरू करता है कि माइकल अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन उसे अपने दोस्त के घर का पता नहीं था, इसलिए वो पड़ोस में घर का पता पूछने गया और वहीं उसने पहली बार सारा को देखा और उसने मोहम्मद की बातें भी सुन ली कि वो कल दोपहर शादी में जा रहे हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के घर में रहकर इन सब के जाने का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपने ड्राइवर को भी कॉल करके वहाँ दूसरी कार से आने के लिए कहा, और जैसे ही माइकल का दोस्त अपने काम से निकला माइकल ने अपने ड्राइवर से जाकर कार बदल ली और अपना फोन भी ड्राइवर को देते हुए उसे यहाँ से भेज दिया। अब जैसे ही सारा का घर खाली हुआ और सब लोग चले गए तो माइकल छत के दरवाजे से सारा के पास पहुंचा। उसने बिना कोई सबूत छोड़े सारा के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। तब सारा को कुछ और नहीं सूझा और अंधी होने के कारण वो भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए वो माइकल का चेहरा छूकर देखने लगी ताकि सबूत के तौर पर उसकी मूर्ति बनाकर पुलिस वालों को दिखा सके। साथ ही विजय मोहन कहता है कि सारा के पहचानने के बाद भी लोग माइकल को निर्दोष करने में लगे हुए हैं। तब यहाँ पूर्णिमा कहती है कि यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं और वो सारे सबूत गलत बता देती है। फिर वो कहती है अच्छा अगर सारा ने ये मूर्ति बनाई है क्या वो एक बार और
किसी का भी फेस छूकर मूर्ति बना सकती है और सारा भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ शर्त ये होती है कि सारा को केवल फेस छूने के लिए 5 मिनट मिलेंगे और यहाँ पूर्णिमा इस काम के लिए अपने पापा को भेजती है। तब सारा और राजशेखर अकेले में बैठे थे, जहाँ सारा उनके फेस को छूकर मेजर कर रही थी और राजशेखर यहाँ भी अपना गेम खेलना नहीं छोड़ता। वो बार बार उसे रेप की याद दिलाता है जिससे वो हार मान जाए। अब जैसे ही 5 मिनट खत्म होते हैं, राजशेखर उठकर वहाँ से चला जाता है। सारा मूर्ति बनाना शुरू करती है। अब बाहर मीडिया भी खड़ी हुई थी जो सारा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि वो मूर्ति बना पाती है या नहीं। फिर 6 घंटे बीतने के बाद कोर्ट फिर से लगता है। फाइनली कोर्ट में सारा के बनाए हुए मॉडल को लाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जो मूर्ति सारा ने बनाई थी ये बिल्कुल राजशेखर की तरह ही लग रही थी। जज को मानना पड़ता है कि हाँ, सारा अब तक जो कह रही थी वो सच था और जज माइकल को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। जिसके बाद सारा विजय मोहन को इंसाफ दिलाने के लिए धन्यवाद कहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा इस मूवी को एक्सप्लेन करना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी के साथ।